Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography, which is module 6 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने पैराडाइम के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कून्स पैराडाइम शिफ्ट वो हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आई ना? हाँ, अभी तक एग्ज़ाम के अंदर ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया है बट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को ये यूज़ करना बहुत मस्ट है। और अगर आप ये चीज़ समझ गए, पूरा का पूरा पैराडाइम वाला एरिया समझ गए, तो आप लोगों को बेस क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों की ज्योग्राफी जो है वो आगे प्रोग्रेस करती गई एज एन सब्जेक्ट। समझ में आने वाली बात? हाँ, हम लोगों के मेन टॉपिक्स पर पहुँचने से पहले हम लोगों को ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। कल का वीडियो 40 मिनट लॉन्ग हो गया था, इस चक्कर में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अपन स्टार्ट करते हैं कून्स पैराडाइम। और एज अ 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेंगे। हाँ, अगर ये एग्जाम में नहीं आ रहा है या फिर इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बेस क्लियर करना है आगे की चीज़ें समझने के लिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो आप लोग पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ डेफिनेशन ही रटते रह जाओगे, साथ में आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। समझ में आने वाली बात? तो अगर आप लोग जो लोग नए आए हुए हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि उनका भी स्टडी 100% एग्जाम बेस्ड हो जाए और उन लोगों को कोई भी दूसरे मटेरियल पर डिपेंड ना रहना पड़े, पूरा का पूरा मटेरियल यहीं से हो जाए, सिर्फ करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़े और बाकी का सारा आपके ही नोट्स तैयार हो जाए और आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी ज़्यादा सोचना ना पड़े और सीधा आपने जो नोट्स से पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम लोग लिख के आने वाले हैं उसी फॉर्मेट में हम लोगों के नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है विमोचना एडू वो फॉलो कर सकते हैं। अभी तक मैंने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है। हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी में इंडिया वाला जो पार्ट है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, वो अभी बचा हुआ है, वो अपन लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में पैराडाइम वाला ही चल रहा है तो उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करें आगे। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको जो जिसके अंदर हम लोग कून्स पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं, इसको अपन लोग साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है दो पार्ट भाई? मैं अभी जब आपको लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस वे में ये पूछा जा सकता है नॉर्मली, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा रहता है लेकिन आप लोगों को यही नहीं समझ में आता कि भाई क्वेश्चन उसी चीज का है जो मुझे आता है कि नहीं? तो ट्राई किया गया है कि भाई इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के नोट्स के अंदर भी यही रहे और आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि कहीं भी ये वर्ड दिखाई दे तो आपको ये चीजें यूज करके आनी है। रियल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो रही है हम लोगों की, पूरा का पूरा। ठीक है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि मेरा तरीका क्या है। हमेशा हम लोग सिलेबस देखते हैं जिससे हम लोगों को डेप्थ समझ में आया कि हम लोगों को कितनी डेप्थ देखनी है और उसके बाद PYQ देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है कि नहीं? तो ये जो है हमारा पेपर नंबर 1 के यूनिट 6 के अंदर दिया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। उसके अंदर हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे। दैट मीन्स जो हम पैराडाइम वगैरह करने वाले हैं वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, है ना? तो अपन लोगों का लेवल भी उतनी होगा। और यूनिट नंबर 10 के अंदर जो मॉडल स्टोरीज वाला पोर्शन है ना, उसमें सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो भी अपन लोग इसी वाली चीज में कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। PYQ में देखो कि मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो देखो कि जो हिस्ट्री वाली चीज़ें थी वो लास्ट 1979 में पूछी गई थी कि भाई 1700 से किस तरीके से प्रोग्रेस की थी हमारी ज्योग्राफी का, थॉट्स डेवलप होना, ठीक है, पर्सपेक्टिव डेवलप होना। तो पर्सपेक्टिव इन पैराडाइम वाला पोर्शन चल रहा है ना हम लोगों का, तो पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस 95 के बाद आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब क्या इसका आंसर ये है कि भाई नहीं पूछा जाएगा? भाई पूछा जा सकता है, लेकिन भाई हमें नहीं पता है। हमें जब पता ही नहीं है तो हम लोग उस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों करें, है कि नहीं? है पहले वो पूछ लेते थे कि कोई भी जोग्राफर्स बता देते थे कि अरब जोग्राफर्स, यूरोपियन जोग्राफर या अलबरूनी वगैरह, तो बोल देते थे कि इनके थॉट्स क्या है आप लिखो। तो अब बताओ 95 के बाद अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर इस बार पूछा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम उस पर फोकस तो उतना नहीं करो ना, है कि नहीं? है तो अपन ऐसा तो कर नहीं रहे कि भाई और पढ़ना भी कितना सारा पड़ेगा ये तो सोचो ना। इसके लिए अपन लोगों को कम से कम 4 से 5 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, मतलब 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, तब आप लोगों को ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगी। तो इसको क्यों मतलब है, और आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसीलिए छुड़वा रहा हूँ।
अब जो पैराडाइम वाला पोर्शन है उसके अंदर 2017 में ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2017 के 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, दैट मीन्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे पहले 97 में क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पैराडाइम के ऊपर ये चीज फोकस करवा रहा हूँ। अब ये आप जो देख रहे होगे ना कि टाइम ज्योग्राफी वाला पोर्शन, तो टाइम ज्योग्राफी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। वैसे देखो नॉर्मली पूछ लिया गया है, अब क्या फ्यूचर में भरोसा है कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कॉमन सेंस की बात है, तो अपन उतना ही फोकस करेंगे जितना जरूरी होगा। समझ में आई ना बात? PYQ से आ गई ना? अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, जो कल का कंटिन्यू करवा रहा हूँ, कून पैराडाइम 1962। ठीक है, एक कून नाम के ज्योग्राफर थे। देखो क्या था, पहली बात तो दिमाग में रखना, कि जो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए किससे रिलेटेड, चाहे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे पैराडाइम शिफ्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रोग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन पे कोई क्वेश्चन आया है, ये आप लोगों को कीवर्ड दिमाग में रखने हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पैराडाइम शिफ्ट, प्रोग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन। अगर इन पर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को क्या यूज करके आना है, कून का पैराडाइम यूज करके आना है। समझ में आने वाली बात? तो ये कंसेप्ट जो है, कौन सा कंसेप्ट? पैराडाइम शिफ्ट का कंसेप्ट। भाई देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सा पैराडाइम होता क्या है नॉर्मली। पहले तो पैराडाइम का मीनिंग समझ लो, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि पैराडाइम क्या है। एक सेट ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज है, सेट ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज, मेथड एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड रिसर्च इन डिसिप्लिन। मतलब ये क्या किया आप लोगों ने, थ्योरीज, मेथड और स्टैंडर्ड को क्या किया, पूरा एक ग्रुप बना दिया है जिससे आप लोगों को रिसर्च में गाइडेंस फील होता है। तो उसको अपन लोग बोलते हैं पैराडाइम। अब वो किस वे में हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है या नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, तो उसको अपन लोग पैराडाइम बोलते हैं। जैसे अपन लोग अगर बात करूं तो अपन लोग यहाँ पे एरा की बात करते हैं कि भाई ये एरा आया था एक, जैसे कोई सिंगर्स में बात करेंगे, एक सोनू निगम का एरा आया था, कुमार सानू का एरा आया था, अभी अपना अरिजीत सिंह का एरा चल रहा है। तो इनका सबका तरीका अलग है ना, है तो सॉन्ग के अंदर ही पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से पैराडाइम भी एक एरा के जैसे ही मान लो, समय नहीं बोल रहा लेकिन एक एरा के जैसे ही मान लो कि इस टाइम पे एक सेट ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज वाली बात हो गई, मेथड्स वाली बात हो गई। कौन सी थ्योरीज एक्सेप्ट कर रहे हो, मेथड्स कौन सी एक्सेप्ट कर रहे हो, स्टैंडर्ड कौन से एक्सेप्ट कर रहे हो अभी के टाइम पे। और मान लो बड़ा जो आज एक्सेप्टेंस है जिस चीज का, हो सकता है कई दूसरे दिन उसको लोग क्रिटिसाइज करने लगे और फिर कोई नई चीज आ जाए, है कि नहीं? तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक पैराडाइम बोलते हैं। समझ में आने वाला? ये डिसाइड करता है कि क्या क्वेश्चन है जो अपन लोगों को पूछना है, कौन सी मेथड है जो अपन लोगों को यूज करनी है, और क्या जो है काउंट किया जा सकता है एज अ वैलिड नॉलेज। मतलब वैलिड नॉलेज किस चीज को बोलेंगे, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, पैराडाइम बोलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, हर फेज जो भी अपनी डेवलपमेंट हो रही है, जिस फेज में जहां पर खुद का पैराडाइम डिफाइन हो रहा है, हाउ ज्योग्राफर व्यूड मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मतलब एवरी फेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट हैड इट्स ओन पैराडाइम डिफाइनिंग। मतलब क्या होता है कि जो भी फेज, जितना भी फेज डेवलपमेंट का फेज चलता जा रहा है ना, तो उस टाइम पे हर जो ज्योग्राफर है, हर ज्योग्राफर के व्यू का जो पैराडाइम जो है ना डिफाइन हो रहा है कि किस तरीके से मैन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप तैयार हो रहा है। समझ में आने वाले? तो मतलब कीवर्ड अगर आप लोगों को यूज करना है तो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मल साइंस आप यूज करके आ सकते हो। नॉर्मली इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मल साइंस को क्या बोलते हैं अपन लोग, पैराडाइम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो इतना सारा तो अपने नोट्स में लिख लोगे, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है तो सीधा लिख देना पैराडाइम इक्वल टू इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मल साइंस। अगर आप लोगों का 10 मार्क्स में आ रहा है तो, और अगर 15 मार्क्स 20 मार्क्स में आ रहा है तो प्लीज ये वाली चीजें लिख के आना, 2 से 3 लाइन। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? अब अपन समझते हैं क्या है ये नॉर्मली। ठीक है, कून का पैराडाइम शिफ्ट के बारे में क्या बात कर रहा है वो। द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने बोला था भाई, इनने बोला था पैराग्मेटिक शिफ्ट हो रहा है पूरे के पूरे। उसमें किसने बोला था, थॉमस एन कुन ने। क्या नाम था, थॉमस एन कुन। इन्होंने 1962 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर इस कंसेप्ट को क्या किया था, प्रोपाउंड किया था। इट एक्सप्लेन हाउ साइंस प्रोग्रेसेस नॉट लीनियरली। मतलब साइंस इन्हें ये डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया था कि भाई कैसे जो साइंस है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है, लीनियर नहीं, बट थ्रू द रिवोल्यूशनरी ब्रेक। मतलब एक ब्रेक लग जाता है फिर प्रोग्रेस करता है, फ्रॉम वन डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू।
मतलब इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पैराडाइम टू द अनदर, मतलब एक वर्ड व्यू से लेके दूसरे वर्ड व्यू की तरफ कैसे कर रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, ब्रेक लगता है, रिवोल्यूशनरी ब्रेक लगता है। दिस फ्रेमवर्क हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ज्योग्राफी इवॉल्व, ये जो है ना अपन लोगों को ये समझने में हेल्प करता है कि ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुई, कहाँ से भाई, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से चालू हुई थी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म सबसे पहला फेज था, उसके अंदर अपन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, से लेकर आज के टाइम पे जो पोस्ट मॉडर्न के बाद भी प्लूरलिज्म वाली बात हो गई ना, वहां से लेके वहां तक कैसे आप लोगों की ये शिफ्ट हुई है, ये कौन हेल्प कर रहा है आप लोगों के, ये कर रहा है अपने कून, ठीक है, इन भाई साहब ने ये हेल्प की थी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमेशा जो आंसर के अंदर क्या लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, दो कून थ्योरी वॉज नॉट नेचुरल, उन्होंने बोला कि चाहे कून की थ्योरी चाहे नेचुरल साइंस ना हो, इट ऑफर्स डीप इंसाइट फॉर ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन इन ट्रांजिशन, बिल्कुल ऐसा बता रहा है कि ट्रांजिशन के टाइम पे किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये ट्रांजिट हो रही थी। समझ में आया ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिखें और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आप लोगों के हेल्प से ही ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा जीरो चलेगा कि नहीं चलेगा ये, ठीक है। अब देखो ये हैंड रिटन नोट्स में मैंने अपने हाथों से लिखा था पैराडाइम, अब ये तो बहुत लंबा लंबा लग रहा था, पैराडाइम 1962 में, तो क्या लिखोगे, पैराडाइम क्या है, इज अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया मेथड एंड स्टैंडर्ड शेयर्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ना वो शेयर करती है क्या, फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया मेथड एंड स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैराडाइम बोलते हैं। इट डिफाइन व्हाट क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट मेथड टू यूज एंड हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट, बिल्कुल रिजल्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ठीक है। थॉमस कुन ने 1962 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस रिवॉल्यूशंस, एक्सप्लेन किया था दैट साइंस ग्रो नॉट स्टेप बाय स्टेप बट थ्रू द बिग शिफ्ट कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑल्सो चेंज्ड ओवर द टाइम थ्रू सच शिफ्ट इन द थिंकिंग नॉन एज पैराडाइम शिफ्ट, मेजर चेंज इन द आइडियाज एंड मेथड, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, आइडिया बिल्कुल पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं ना, आइडियाज और मेथड, भाई थोड़ा सा चेंज हो तो पता लगे, पूरा पूरा पलट ही जाती है चीजें। मैं आप लोगों को बताऊं किस तरीके से चीजें हो रही है, समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। तो इन्होंने कैसे कैसे बताया था कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है साइंस की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 4 फेजेस डिफाइन कर दिए, क्या कर दिए, इन्होंने बता दिया कि 4 फेजेस थे अपने पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर, जिसको अपन लोग साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। पहला जो है अपना प्री पैराडाइम फेज, मतलब पैराडाइम से पहले का फेज जो है वो बताया है, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट फेज बोल सकते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट, इस टाइम पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जैसे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, रीजनलिज्म। तो ये वाले जो फेज थे ना, ये कब थे, पैराडाइम के पहले के, मतलब देखा जाए तो कून के पैराडाइम के पहले के। नो एग्रीमेंट और मेथड और सब्जेक्ट मेथड, मतलब कोई भी ना तो किसी भी स्पेशल मेथड पर कोई एग्रीमेंट था, ना सब्जेक्ट मैटर पे कोई एग्रीमेंट कर पा रहा था, भाई जो भी बोलता था अलग अलग होता था और सब बोलते थे कि भाई ठीक है, मतलब एक तरीके से लॉ डिफाइन नहीं था। और सीधी सीधी बात है, अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है ना अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट, उतनी तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, तो ठीक है। तो मतलब पहले तो सीधा सीधा ये भी बोला जाता था कि भाई ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है कोई भी, ये सीधा बोल देते थे कि भाई ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, तो इसका मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था कि मेथड्स क्या हो सकते हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकती है। डिबेट चल रही थी किस किस थिंकर्स के बीच में, इवन कम्युनिकेशन विद अदर डिसिप्लिन एंड द पब्लिक, मतलब नॉर्मल केवल थिंकर्स के बीच में ही नहीं, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन जो हो रहे थे ना डिसिप्लिन, जैसे हिस्ट्री वगैरह बोल रहे थे कि इकोनॉमी में, कभी थोड़ा सा इकोनॉमी में पढ़ा दी है ज्योग्राफी, कभी कुछ पढ़ा दी। अभी भी आप अगर देखोगे ज्योग्राफी तो इन सब चीजों का मिक्सचर ही तो है। भाई हिस्ट्री देख रहे हैं, अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, तो इसको तो अपन हिस्ट्री में डाल सकते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर्गुमेंट ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको क्या करें, ठीक है। कोई बोल रहा था कि नहीं ये तो हिस्ट्री है, कोई बोल रहा था नहीं ये तो इकोनॉमी है, कोई बोल रहा था कि नहीं भाई ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ज्योग्राफी एज एन डिसिप्लिन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो इसीलिए फर्स्ट फेज जो था वो प्री पैराडाइम फेज था, जैसे अपना डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, रीजनलिज्म, है कि नहीं है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, प्री पैराडाइम फेज के अंदर आएगा। कोई भी तो मतलब इसका अगर ट्रिक रखोगे तो क्या रखोगे, नो यूनिटी और नॉर्मल साइंस, कोई भी यूनिटी नहीं थी और आज के टाइम का नॉर्मल साइंस नहीं होता था इसके अंदर।
तो इसमें अगर देखा जाए तो थिंकर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर्स याद रखने के लिए कौन हो गए भाई, एक तो रेटजल याद कर लो डिटर्मिनिज्म के, ठीक है, एक फेवर याद कर लो किसके, पॉसिबिलिज्म के। मतलब हर उसका सिर्फ एक ही थिंकर बहुत है याद रखने के लिए, डिटर्मिनिज्म के रेटजल हो गए और फेवर हो गए आप लोगों के पॉसिबिलिज्म के। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना कि भाई जो आप लोगों की जो टेबल थी, मैंने आप लोगों को जो टेबल बताई थी, वो टेबल के अंदर मैंने बोला था वो चाहो तो छोड़ दो, मैं आप जो जैसे मैं आगे डिटेल में चलता जाऊंगा उसमें मैंने एक थिंकर का नाम मेंशन किया हुआ है। समझ में आई ना ये वाली बात? तो पहला समझ में आ गया फेस, यहाँ पर कुछ भी मेथड्स पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, सब्जेक्ट मैटर पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, थिंकर के बीच में ही डिबेट चलती रहती थी, कम्युनिकेशन जो होते थे अदर डिसिप्लिन के साथ होता था, पब्लिक के साथ भी होता था, कोई भी यूनिटी नहीं थी नॉर्मल साइंस के जैसे। समझ में आई ना ये वाली बात? दूसरा फेज आ जाता है प्रोफेशनलाइजेशन फेज। क्या? अब प्रोफेशनलिज्म आ गया थोड़ा थोड़ा सा करके, सेकेंड फेज इसको बोलते हैं। मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया, इसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, कोई भी एक बंदा, एक पूरा का पूरा कम्युनिटी बन गई, एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया और उसने डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया। जैसे रिसर्च, अब अगर ये डोमिनेट हो जाएगा तो रिसर्च जो थी ना वो सिस्टमेटिक होने लगी, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलने लगा इस स्कूल का, है कि नहीं है? मोर यंग स्कॉलर्स जो थे ना वो इस सब्जेक्ट को क्या करने लगे, ज्वाइन करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन सब्जेक्ट ले लो, तो क्या कोई लेता? नहीं लेता ना। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे जैसे ही मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो लोग क्या करने लगे, कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी क्या करने लगे, अब बोलते हैं नहीं मैं तो एआई में जाना चाहता हूं। दैट मीन्स और जो यंग स्कॉलर्स जो है ना वो किस में जा रहे हैं, एआई के अंदर जा रहे हैं। तो बस वही चीज इसके साथ भी हुई है कि धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्कूल ऑफ थॉट ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब यही तो चीज हुई, एआई भी तो एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया ना, तो उसने डोमिनेट करना स्टार्ट हुआ। मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं, याद रखना ये सब्जेक्ट वाली बात नहीं है। ये अगर वो चीज बोल रहा है तो वो चीज नहीं हो गई, ये पूरा का पूरा थोड़ा थिंकिंग फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं। तो बस उसमें ये समझो कि एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हो गया, उसने बात करना चालू कर दी, धीरे धीरे सिस्टमेटिक हो गई। अब इंस्टीट्यूट भी थे वो इस स्कूल को सपोर्ट करने लगे अलग अलग, तो इसके कारण यंग स्कॉलर्स जो है ना इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे रीजनल ज्योग्राफी जो है ना वो डोमिनेंट बन गई 1950 से पहले। सोचो रीजनल ज्योग्राफी, इससे पहले तो लोग ज्योग्राफी से कतराते थे। क्यों भाई? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जैसे ही पता चला कि अरे भाई ये चीज हो सकती है या फिर वो हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है तो लोग धीरे धीरे डोमिनेशन तो हो गई है ना उस चीज, जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज पे डोमिनेशन होगा, तो बस वही चीज हो गई। इससे पहले लोग बोलते थे कि नहीं यार वो देख लो अब तो यूनिवर्स का, फिर यूनिवर्स में भी देखने लगे हम लोग। तो इसका मतलब धीरे धीरे डोमिनेशन एक ही स्कूल ऑफ थॉट का स्टार्ट हो गया। फिर अब जो मेन फेज आएगा उसको अपन लोग बोलते हैं पैराडाइम फेज या फिर उसको बोल सकते हो नॉर्मल साइंस। क्या बोल सकते हो? नॉर्मल साइंस, पैराडाइम फेज या फिर नॉर्मल साइंस। इसको अपन लोग थर्ड फेज बोल रहे हैं। 4 फेज थे ना, पहला फेज आप लोगों का क्या था, प्री पैराडाइम, फिर प्रोफेशनलाइजेशन, फिर पैराडाइम। पैराडाइम में मतलब फुल डोमिनेंस हो जाएगा किसका, किसी भी एक आइडिया या मेथड का, ठीक है। अभी भी क्या था ना, धीरे चालू गए, अब इसमें डोमिनेंस कर लिया भाई, एक चीज को मानने लगे कि भाई यही चीज मेन हो सकती है। क्या हो सकता है? यही चीज मेन हो सकती है, ये बोलने लगे। या फिर कोई भी मेथड है ना उसका फुल डोमिनेंस हो गया किसी भी एक आइडिया का। रिसर्च जो हो गई ना बिल्कुल नैरो हो गई। अब क्या ना लोगों ने सोचना ही कम कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली एक बात याद है ना, जैसे भेड़ चाल वाला तरीका हो गया, समझ में है ना, भेड़ चाल वाला तरीका। मैं आपको सिर्फ ना फिलोसॉफिकल वाली बातें बता रहा हूँ। जिस चीज का ट्रेंड चलता है ना लोग उसी में भागते हैं। आप लोगों ने आज से कम 10 से 15 साल पहले देखा होगा, कोई रियलिटी शो आया, डांस रियलिटी शो, ठीक है, तो उसके अंदर लोग क्या कर रहे थे, पहली बात तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पहले रियलिटी शोज आए, रियलिटी शो में एक्सपेरिमेंट होने लगे कि भाई कैसे कैसे रियलिटी शोज आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उस टाइम पे देखा होगा कि कितने सारे रियलिटी शोज है, या उनमें से कुछ फ्लॉप हुए, कुछ उसमें से हिट हो गए। जो फ्लॉप हुए उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जो हिट हुए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों का सिंगिंग, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों का डांसिंग, ये बहुत ज्यादा हिट हो गए। अब आपको याद होगा, आप बचपन में आप जो लोगों ने देखा होगा वो क्विज वाले शो आते थे। आज के टाइम पे क्विज वाले शो देखने को मिलते हैं नहीं ना। दैट मीन्स लोग क्या करने लगे, सिर्फ डांस वाले शो में जाने लगे। मतलब उनने अपनी क्या कर दी, नैरो डाउन कर दिया पूरा का पूरा एरिया, सिर्फ उसी के बीच में काम करने लगे। या इस चीज को भी छोड़ दो तो मूवीज के अंदर कभी कोई भी ट्रेंड चल जाए, मान लो अभी हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा है, तो हॉरर कॉमेडी के ऊपर ही सब लोग जा रहे हैं, तो बाकी की चीजें सोचने में
बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब फुल डोमिनेंस हो जा रहा है। और अगर कोई भी रिसर्च हो रही है ना तो उसका बैंड उन्होंने नैरो कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1950s के टाइम की बात करो तो रीजनल ज्योग्राफी की बात करोगे तो उस टाइम पे सिर्फ रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा रिसर्च होने लगी। तो बस वही चीज है कि जो रिसर्च जो है ना वो आप लोगों की नैरो हो गई और फोकस हो गई, उसी एक जगह पर फोकस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव चीज हो गई ना नॉर्मली कि आप लोग ज्यादा सोच ही नहीं रहे हो, लेकिन हाँ उसी को परफेक्ट बनाने में सोच रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो जो मोस्ट जोग्राफर्स फॉलो द सेम पाथ, ज्यादातर जो जोग्राफर थे ना वो सब एक ही जगह जाने लगे। कोई ऐसा भी नहीं सोचता, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस कितने लोग ले रहे हैं। और जो मेन कोर ब्रांचेस थी, आप लोगों को याद होगा आज से 10 साल पहले मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच थी वो कोर सब्जेक्ट ब्रांच हुआ करती थी, अच्छे खासे वो थे। लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लोग घुस रहे हैं। दैट मीन्स वही चीज है। तो मतलब मोस्ट जोग्राफर जो है ना वो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, ना कि डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो स्टैग्नेशन आ गया ना इस चीज के ऊपर। इन ज्योग्राफी दिस वाज दी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। मतलब अगर ज्योग्राफी की बात करे जाए तो ये इस टाइम पे क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोलने लगे इस चीज को। क्या बोलने लगे? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ये चीज अपन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन लोग पढ़ेंगे, इसमें अच्छा खासा 1 से 2 दिन मैं दूंगा। समझ में आने वाली बात। और इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर साल में, तो याद रखना इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफर कौन हो गए? विलियम बंज और पीटर हगेट। क्या विलियम बंज ने किससे रिलेटेड बात की थी भाई? थ्योरेटिकल ज्योग्राफी की बात करते थे ये। विलियम बंज हमेशा थ्योरेटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड बड़े नाम है। और पीटर हगेट जो है लोकेशनल मॉडल देते थे। ये क्या? लोकेशनल मॉडल। अब ये लोकेशनल मॉडल अपने आगे अपन लोग ये चीजें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो सीधी सीधी बात है, अगर बात करूं थर्ड फेज को, तो थर्ड फेज में क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिविज्म, स्पेशल साइंस या डिडक्टिव मेथड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिविज्म, स्पेशल साइंस या डिडक्टिव मेथड। मतलब किस चीज को बोल रहे हैं अपन? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को बोल रहे हैं। इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, बस आप ये समझ जाओ ये थर्ड फेज है। किसके अकॉर्डिंग? कुहन के अकॉर्डिंग ये थर्ड फेज है, जिसको अपन लोग पैराडाइम फेज बोल रहे हैं, जिसको अपन पॉजिटिविज्म, स्पेशल साइंस और डिडक्टिव मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आने वाली बात। मतलब जो आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से घूम रहा है ना, उस टाइम पे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जिस तरीके से आया था उसके पे ये बात होने लगी। फिर आएगा, अब ऑब्वियस सी बात है, एकदम से स्टैग्नेशन हो जाएगा और एक ही स्कूल ऑफ थॉट की बातें चलने लगेंगी। तो क्या होगा भाई? लोग आपस में क्या करने लगेंगे? क्रिटिसाइज करने लगेंगे इस चीज को। दैट मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का क्राइसिस फेज विद रिवॉल्यूशन। क्राइसिस फेज आएगा और रिवॉल्यूशन होने लगा, मतलब जब फोर्थ फेज होगा, है कि नहीं? तो रिसर्च जो होगी ना वो स्टैग्नेंट हो जाएगी एंड कैन नॉट सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। तो मतलब इससे क्या होगा? रिसर्च जो हो जाएगी पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को उसके बाद की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर ही नहीं पाओ। एक पीक आ जाएगा, उसके बाद आप आंसर्स नहीं दे पाओगे। जब आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ जो साइंटिस्ट होंगे ना वो चैलेंज करने लगेंगे आपके ओल्ड सिस्टम को। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली जब तक चल रहा है, रिसर्च चल रही है, जब तक आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर दिया, अपनी सोच को नैरो कर दिया। क्या कर दिया? अपनी सोच को नैरो कर दिया। तो उसी नैरो सोच के अंदर आप सोच रहे हो, तो फिर कुछ साइंटिस्ट आएंगे, वो उस ओल्ड सिस्टम को क्या करने लगेंगे? चैलेंज करने लगेंगे। और जब चैलेंज होता है तो फिर कंफ्यूजन आना स्टार्ट होता है किसी भी चीज में, फिर क्योस आता है, फिर डिवीजन आना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज चलती आ रही है, मान लो 10 साल से या 20 साल से किसी चीज को ट्रू माना जा रहा है, और फिर अगर किसी ने किसी चीज पर क्वेश्चन उठा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्वेश्चन उठ जाता है तो उसके बाद से 10 क्वेश्चन और आना चालू हो जाते हैं कि क्या हम लोगों ने जितनी भी रिसर्च की है क्या वो सही है या गलत है कि नहीं? नॉर्मली ये चीजें सोची जाने लगी हैं। तो इसका मतलब अब क्या होगा? अब क्या होगा? उस जो पूरा जो सब्जेक्ट था, पहले क्या कर रहे थे, इस सब्जेक्ट था, तो इस सब्जेक्ट के अंदर दो क्या हो जाएंगे आप लोगों के? डिवीजन हो जाएंगे। हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, जितने भी डिवीजन हो वो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा, आई एम सॉरी, आप लोगों ने चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब आप लोगों की नॉर्थ में जब आप लोगों की फेमाइन आ गई थी, ठीक है, जब आप लोगों की फेमाइन आ गई थी, या फिर नॉर्थ के अंदर फेमाइन नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, सूखा पड़ गया था फेमाइन, ठीक है, फेमाइन ही तो थी, सॉरी आई एम सॉरी, फेमाइन आ गई थी। तो क्या हुआ था?
जैनिज्म में लोग क्या चले गए थे, साउथ में शिफ्ट हो गए थे, और जो साउथ में शिफ्ट हो गए थे वो अभी तक ओरिजिनल जैन्स बन गए थे, और जो नॉर्थ वाले जो रह गए थे उन लोगों ने क्या किया था, अडेप्टेशन स्टार्ट कर लिया था। दैट मीन्स डिविजन्स हो गए थे, उन लोगों की सोच बदलने लगी थी धीरे धीरे, है कि नहीं, है दोनों जैन, सब कुछ ना उनकी गलती थी ना इनकी गलती थी, लेकिन चेंज हुए ना डिविजन्स, इन्हें सोचना चेंज किया। कि तो इसी तरीके से, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना, मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी वो नहीं है तो मैं इस चीज पर नहीं बोल सकता, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर मैं ये चीज बोल सकता हूं कि भाई अगर इस तरीके से कोई भी नैरो डाउन चीज होगी तो उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। इससे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, केओस होगा, डिवीजन बिगिंस हो जाएंगे, इवेंचुअली न्यू पैराडाइम जो हो जाएगी वो रिप्लेस कर जाएगी ओल्ड के साथ। मतलब जो पुरानी चल रही थी ना उसकी जगह पे लोग क्या करने लगेंगे, नई चीजें आ जाएंगी। तो बस वही चीज है, पूरा का पूरा लास्ट फेज जो हो जाएगा आपको वो कर देगा। तो मतलब क्वांटिटेटिव एग्जांपल के तौर पे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो था, जो अपना थर्ड फेज था, क्रिटिसिज्म फेस किया उनने, क्योंकि इनने पीपल को ही इग्नोर कर दिया था, लोगों को इग्नोर कर दिया था। इसके कारण नया डिवीजन आया पैराडाइम का, और आप लोगों को राइज हुआ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और फेमिनिस्टिक अप्रोच के अंदर। जैसे ज्योग्राफर ई फूटवान और डेविड हार्वी जो थे ना, वो इस फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं, या फिर बड़े नाम माने जा सकते हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दें, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। समझ में आया ना? अब देखो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, नॉर्मली टेबल के फेज में डाल दिया, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है भाई। 4 फेजेस ऑफ साइंस ग्रुप जो केवल याद करने के लिए, खून के अकॉर्डिंग सिर्फ याद करने के लिए, एग्जाम के अंदर चाहो तो ऐसे लिखाना, नहीं तो पहला था प्री पैराडाइम, प्रोफेशनलाइजेशन, पैराडाइम या नॉर्मल साइंस, क्राइसिस या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन फेज भी बोल सकते हैं। किस चीज को, ये रिवॉल्यूशन जो लिखा हुआ है ना उसको साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, अपने नोट जो बना रहे होगे। तो प्री पैराडाइम शिफ्ट क्या था अपना, नो कंसेंसस, मल्टीपल स्कूल्स होते थे, थॉट मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स होते थे, डिस्क्रिप्टिव होता था और अनसिस्टमेटिक होता था। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब तक वो नहीं होगा तो सिस्टमेटिक ही नहीं होगा। ये कब होता था भाई, ज्योग्राफी के अंदर एप्लीकेशन की बात करोगे तो अर्ली ज्योग्राफी जो 19th सेंचुरी के पहले जो थी ना, जैसे ट्रेवलर्स थे, एक्सप्लोरर थे, डिस्क्रिप्टिव रीजनल अकाउंट देते थे। अब एग्जाम्पल अगर लिखना है तो लिख लो भाई, आप लोगों ने वर्नियस का नाम सुना होगा, है कि नहीं है, हेरोडोटस का नाम सुना होगा। अगर ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है। समझ में आने वाली बात, बस इतना से लिख लेना, ये काट दो, हटाओ, जरूरत भी नहीं, क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं या फिर दिमाग खराब करूं। ठीक है, तो ये लिख लेना, ट्रेवल्स, एक्सप्लोरर, द डिस्क्रिप्टिव रीजनल अकाउंट। ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन फेज की अगर मैं बात करूं तो इमर्जिंग अटेम्प्ट टू सिस्टमेटाइज एंड डिफाइन स्कोप। ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे सिस्टमेटाइज होने लगा और डिफाइन करने लगे स्कोप को। ये कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया, जो रेड जल ने था, इनने क्या किया, ट्राई किया देना साइंटिफिक बेस टू द ज्योग्राफी। फिर आया पैराडाइम या नॉर्मल साइंस की बात करें तो डोमिनेंट पैराडाइम हो गया बिल्कुल, गाइड मोस्ट रिसर्च। इनने क्या किया, एक पैराडाइम जो डोमिनेंट था उनने रिसर्च को क्या करने लगे, गाइड करने लगे। पजल्स आर सॉल्व विद इन इट। तो जब जितने भी पजल थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो इसी दायरे के अंदर रह के सॉल्व होने लगे। जैसे पॉसिबिलिज्म, रीजनल ज्योग्राफी डोमिनेटेड अर्ली 20th सेंचुरी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बिकेम द डोमिनेंट पैराडाइम आफ्टर 1950s। बिल्कुल क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कब आया आप लोगों का, 1950 के बाद डोमिनेंट होने लगा। अभी आप बोलोगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन होता क्या है भाई, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है, अपन देखेंगे इस चीज को। पूरी साइंटिफिक मेथड जो अपन यूज कर रहे हैं ना, वही आप लोगों का क्या है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है। तो वो अपन लोग को देखेंगे। क्राइसिस क्या हो गया भाई, अनोमलीज आ गई, है कि नहीं, अनोमलीज इकट्ठी हो गई, क्राइसिस में न्यू पैराडाइम रिप्लेस कर दिया पुराने पैराडाइम को। तो डिस्कनेक्ट विद द रीजनल अप्रोच, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, लेटर बिहेवियरल, बाद में क्या आया आप लोगों का, बिहेवियरल, रेडिकल और ह्यूमनिस्टिक रेवोल्यूशन आ गया 1960s 70s में। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखो ये कून ने तो ना 4 ही फेज देखे थे, लेकिन कुछ जो अपने स्कॉलर्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं जो बुक्स में लिखते हैं ना, वो ये बोलते थे कि भाई कून ने 6 फेजेस दिए थे। तो ये भी दिमाग में रख लेना कि भाई अगर कोई बोल रहा है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलते थे भाई, पहला एक बोलने लगे थे कि प्री पैराडाइम फेज होता है, दूसरा होता है नॉर्मल साइंस, तीसरा होता है अकुमुलेशन ऑफ एनोमलीज, फिर चौथा होता है क्राइसिस, पांचवा होता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जैसे पैराडाइम शिफ्ट, और सिक्स्थ होता है न्यू नॉर्मल साइंस। क्या होता है, न्यू नॉर्मल साइंस। समझ में आई ना? सिर्फ इसके ना नाम रख लो, जिससे आप लोग वहां पे बता के आ पाओ कि भाई कुछ ऑथर जो है ना 6 फेज भी बताते हैं,
जिससे एग्जामिनर को ये नहीं हो कि भाई आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है, आपने डीप में भी पढ़ा है और उसको पता, अगर आपने ये सिर्फ वर्ड भी लिखा है ना तो भी आप लोगों को लगता है कि भाई इनको आता है। समझ में आने ये वाली बात आ गई ना नॉर्मली। चलो देखो, अब ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखना। यही डायग्राम आप लोगों को एग्जाम के अंदर बना के आना है। ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कून्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ये किसकी बात थी? हाँ हाँ, हेनरिक्सन थे, एक हेनरिक्सन। ठीक है, अगर आप लोगों को साफ साफ समझ में नहीं आ रहा होगा तो HENRIKESEN, हेनरिक्सन 1973 में। उसके बाद इन्हें क्या दिया, इस तरीके से पूरे के पूरे फ्यूज बना दी। और याद रखना ये साइकिल ना बार बार रिपीट करती है। क्या करती है? ये साइकिल बार बार रिपीट करती है। और ये जो है, अब देखो सिंपल से देखो, लेवल ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट। याद रखना कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें रिसर्च कैसे हो रही थी, तो वो अपन ने किस पे डाल दिया है? वाई एक्सिस पे डाल दिया है, और टाइम को अपन ने डाल दिया है एक्स एक्सिस पे। अब एक बात बताओ, प्री पैराडाइम फेज है तो प्री पैराडाइम फेज के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहेगा अलग अलग स्कूल के अंदर, तो इसीलिए देखो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो रिसर्च भी, अब जब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो रिसर्च भी बहुत कम होती रहेगी। तो इसका मतलब ये देखो रिसर्च हो रही है ना, तो देखो ये पहला एक आ गया, फिर ये दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। इस तरीके से क्या चल रहा है, समय के साथ साथ क्या है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक जीत जाएगा, है ना? तो जब एक जीत जाएगा तो मतलब प्रोफेशनलाइजेशन हो गया, तो इसमें से कोई भी एक ब्रांच उठ गई वो ऊपर की तरफ जाई, तो वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल जो होगा ना वो डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया। तो देखो बिल्कुल डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया, बड़ा रिसर्च बढ़ गई इसके ऊपर। जैसे ही ये रिसर्च बढ़ेगी तो एक तीसरा फेज आएगा जिसको अपन पैराडाइम फेज बोलते हैं। अब ये मैंने 1 2 क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, पहले बजे समझ लो पैराडाइम फेज हो गया ये। ठीक है, ये हो गया पैराडाइम फेज। अब पैराडाइम फेज को अपन लोग नॉर्मल साइंस भी बोलते हैं, है ना? तो पैराडाइम फेज को अपन लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल साइंस। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, नॉर्मल साइंस। अब ये नॉर्मल साइंस के अंदर क्या होता है भाई, एक स्कूल ऑफ थॉट का जो हो जाएगा आप लोगों का डोमिनेशन हो जाएगा, और जो आप लोगों की जो रिसर्च जो होगी ना वो स्टैग्नेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो स्टैग्नेंट हो गई, रिसर्च स्टैग्नेंट हो गई ना। जब रिसर्च स्टैग्नेंट हो गई दैट मीन्स आप लोगों की बड़ी नहीं, देखो आप लोग देख रहे हो ना एकदम से ये वाई एक्सिस पे कितनी ऊपर उठ गई किस टाइम पे, प्रोफेशनलाइजेशन के टाइम पे। लेकिन जैसे पैराडाइम फेज आया तो आप लोगों की रिसर्च क्या हो गई, बिल्कुल वैसे ही स्टैग्नेंट हो गई। अब जो हुआ तीसरा फेज जो आएगा वो आप लोगों को क्या आएगा, क्राइसिस फेज आएगा विद रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टैग्नेशन आ गया तो लोग क्या करने लगे, बात करने लगे। इसका मतलब यहाँ पे क्योस एंड टर्मोइल आना स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पर रिसर्च नई होने लगी, तो इसीलिए ये क्योस और टर्मोइल हो गया। देखो ये हो रहा है ना इस तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ से रखा है ये चीज, समझ में आया ना? क्योस और टर्मोइल वाला फेज है ये। जब क्योस और टर्मोइल हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्राइसिस फेज है, ये क्राइसिस फेज हो गया। तो इसका मतलब ये जो फेज आया तो इसका मतलब अब जब क्राइसिस फेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है नई रिसर्च होने लगेंगी, इसीलिए एकदम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसर्च वाला फेज जो है इंक्रीज हो जाएगा। जब रिसर्च वाला फेज इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पूरा क्राइसिस फेज हो जाएगा विद इन रिवोल्यूशन। अब क्राइसिस फेज में क्या होता है, एक जो पुराना वाला स्कूल था उसको हटा के नया वाला क्या करता है, डोमिनेट कर लेता है। तो यही तो नया वाला जो नई वाली रिसर्च है ना यहाँ से तो आ रही है, तो नई वाली आ गई। तो यहाँ भी अपन 2 4 बना सकते हो कौन कौन सी टर्मोइल हुई थी, जिस तरीके से जो थी ना अपने कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये हो गया पहला फेज। अब जो नया वाला फेज था वो भी तो डोमिनेट करेगा, है कि नहीं है? तो मतलब प्रोफेशनलाइजेशन, तो अगर देखा जाए तो क्राइसिस फेज बिल्कुल कैसा है, जैसा प्रोफेशनलाइजेशन फेज था, तो बस वही फेज हो गया। अब यहाँ पर नया वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डोमिनेट करने लगेगा। जब वो डोमिनेट करने लगेगा तो एक बार फिर से वही चीज आएगी जो यहाँ पर थी, है कि नहीं? रिसर्च जो थी। अब आप बोलोगे कि अरे सर ये बढ़ती क्यों जा रही है, ये घट क्यों नहीं रही? भाई ये पुरानी वाली भी तो रिसर्च इंक्लूड हो ही रही है ना, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं जाएगी रिसर्च, ये ऊपर ही बढ़ती जाएगी। बट वो किस स्पीड से बढ़ रही है उस पर डिपेंड करता है, समझ में आने वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आप लोगों को क्या मिलेगा, पैराडाइम फेज मिलेगा। तो ये पैराडाइम फेज 1 हो गया, ऐसे ये पैराडाइम फेज 2 हो गया। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना? तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, फिर आपका एक क्राइसिस फेज आएगा, फिर आपका एक फिर से पैराडाइम फेज आएगा। तो इसी तरीके से ये रिपीट होती चली जाएगी। देखो पैराडाइम फेज फिर से आ गया, ठीक है, पैराडाइम फेज 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों के फेज चेंज होते चले जाएंगे। तो यही चीज बार बार साइकिल रिपीट होती जा रही है, अभी भी होती जा रही है। समझ में आने वाली बात आ गई ना? तो ये चीज आप लोगों को एग्जाम के अंदर बनाने, अपने नोट्स में भी बना लेना। और अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है? और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़े अपन, ठीक है। चलो वेट हो गई, हाँ।
अब साइकिल ऑफ साइंटिफिक ग्रोथ, मतलब पूरी की पूरी साइकिल किस तरीके से चल रही है वो अपन लोग देख लेते हैं। साइंटिफिक ग्रोथ की साइकिल, वेट, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द कून जो साइकिल जो है ना पूरी की पूरी हिस्ट्री में क्या होती रहती है, हमेशा रिपीट होती रहती है। जैसे पहले पैराडाइम आता है कि नहीं है, पहले पैराडाइम आएगा, कहाँ गया, हाँ ये पैराडाइम आया, फिर क्राइसिस आएगी, फिर रिवॉल्यूशन होगा, फिर न्यू पैराडाइम आएगा, है कि नहीं, और फिर यही की यही चीज फिर से रिपीट होती जाएगी। तो इस तरीके से आपकी साइकिल चलती जाती है, ठीक है। नॉर्मली आया ना समझ में ये चीज, तो ये एक्सप्लेन करता है बोथ ग्रोथ एंड डिसिप्लिन इन साइंस एंड सोसाइटी। तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है आप लोगों का, एक्सप्लेन कर रहा है ग्रोथ एंड डिसिप्लिन इन साइंस एंड सोसाइटी। न्यू पैराडाइम सॉल्व प्रॉब्लम विद द ओल्ड वन कुड नॉट, मतलब जो नया पैराडाइम जो होगा ना वो नई वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, जो आप लोगों के पुराने वाले जो पैराडाइम थे ना वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो नई वाली करेगा तभी तो डोमिनेट होगा। तो पैराडाइम शिफ्ट आर नॉट ऑलवेज लॉजिकल और रैशनल, भाई लॉजिकल और रैशनल हमेशा नहीं होते, याद रखना ये चीज भी, ठीक है। आई ना ये चीज समझ में। तो साइकिल ऑफ साइंटिफिक ग्रोथ अगर मैं 3-4 बुलेट पॉइंट में बात करूं, सबसे पहले क्या होगा, इमरजेंस ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम, पहले इमरजेंस होगा डोमिनेंट पैराडाइम का, नॉर्मल साइंस की बात करेंगे। अक्यूमुलेशन ऑफ एनोमलीज होगा, जब एग्जिस्टिंग पैराडाइम जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना कुछ नया फिनोमिना, तो अक्यूमुलेशन हो जाता है। क्राइसिस कब होगी, जब रिसर्चर जो है ना वो फेथ लूज कर दें एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो क्राइसिस हो जाएगी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन कब होगा, जब न्यू पैराडाइम रिप्लेस कर जाती है ओल्ड वन को, नॉट ग्रेजुअल बट अब्रप्ट, एकदम से आ जाएगी, ग्रेजुअल शिफ्ट नहीं होता, एकदम से हो जाता है। पैराडाइम शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो न्यू अजप्शन आते हैं, न्यू टूल्स आते हैं, न्यू थ्योरीज आती हैं, तो डिफाइन करती हैं न्यू नॉर्मल साइंस को। तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, एक डायग्राम भी बना सकते हो पूरा साइक्लिक नेचर वाला, जो कि बिल्कुल आप लोगों को मार्क्स दिला सकते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बना देना, देखो जेरा, जैसे पैराडाइम हुआ, ये पहले पैराडाइम हुआ, फिर आप लोगों को क्राइसिस देखने को मिली, फिर रिवॉल्यूशन हुआ, फिर न्यू पैराडाइम देखने को मिला जिसको नॉर्मल साइंस होगा, फिर प्री पैराडाइम दोबारा से आ गया, है कि नहीं। प्री पैराडाइम, पैराडाइम, क्राइसिस, रिवॉल्यूशन, न्यू पैराडाइम, इस तरीके से बन दी जाएगी। तो अगर मैं नॉर्मली भी देखा जाऊँ तो इसको क्या करोगे, पैराडाइम ही होगा, ठीक है। प्री पैराडाइम, पैराडाइम, क्राइसिस, रिवॉल्यूशन, न्यू पैराडाइम, तो इस तरीके से क्या चलती जाती है, साइकिल चलती जाती है, कून की साइकिल ऑफ साइंटिफिक ग्रोथ देखा जाए। अगर आपको ये नहीं बनाना तो जो मैंने अभी दिखाया था ना आप लोगों को, ये वाली, ये देखो, प्री पैराडाइम, प्रोफेशनलाइजेशन, इस तरीके से बना लेना। ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ही दिक्कत हो जाएगी, ये क्या था थोड़ा डिटेल में आता है। प्री पैराडाइम के बाद क्या था आप लोगों का, प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ये बता देता हूँ, प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है, ये बना दो। फिर इसके बाद आप लोगों का पैराडाइम आया, फिर क्राइसिस आया, फिर आप क्राइसिस के साथ ही आपका रिवॉल्यूशन हो गया, फिर न्यू पैराडाइम आया। फिर जो न्यू पैराडाइम है ना, इसी को अपन लोग क्या बोल रहे थे, नॉर्मल साइकिल बोल रहे थे, इसको यहाँ से काट के इसी को अपन नॉर्मल साइकिल बोल सकते हैं, न्यू पैराडाइम या न्यू साइकिल या नॉर्मल साइकिल। फिर ये द्वारा से प्री पैराडाइम बन गया, याद रखना, समझ में आया ना ये वाली बात। तो प्री पैराडाइम के बाद प्रोफेशनलाइजेशन, और फिर पैराडाइम, फिर क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर ही आप लोगों को क्या आ गया, रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, फिर न्यू पैराडाइम आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के इस तरीके से बनना चालू हो गए, समझ में आई ना ये वाली बात, इस तरीके से आप बना लेना, समझ में आई ना, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दो, ठीक है, और नहीं भी आया तो भी मुझे कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करता हूँ। नाउ एप्लीकेशंस टू द ज्योग्राफी, क्या होगा, किस चीज़ की एप्लीकेशंस देख लो इन चीज़ों की, सीधी सीधी बात, क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं भाई, यूज दिस क्लासिक, जो पूरा पूरा हमने हनकिंसन वाला जो डायग्राम बनाया ना अभी का भी, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम में यूज कर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्टिव था, प्री पैराडाइम वाला जो था ना, जिसको प्री साइंस जिसको बोला है प्री पैराडाइम, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। फिर डिटर्मिनिज्म वाली बात आएगी क्राइसिस में, जिसको अपन पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड हो रहा है। फिर रीजनलिज्म जो है वो क्राइसिस में ही हो रहा है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया इस टाइम पे। फिर बिहेवियरल आया, फिर बिहेवियरल के बाद रेडिकल, रेडिकल के बाद ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक के बाद पोस्ट मॉडर्न, मतलब मल्टीपल को एग्जिस्टिंग पैराडाइम के बारे में बात होने लगी। तो लेवल कर सकते हो आप बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट का। नोट ईच रिवॉल्यूशन एड न्यू रिप्रेजेंटेटिव rather देन फुली रिप्लेसिंग द ओल्ड वन। जो हर रिवॉल्यूशन जो होता है ना वो ऑड, ईच रिवॉल्यूशन ऐड करता है नया पर्सपेक्टिव, बिल्कुल हर रिवॉल्यूशन एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करता है, रेदर देन पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करता। तभी तो हम लोगों ने जो ये बनाई थी,
जो ये बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरी रिसर्च वाला ऑप्शन है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। तो नया पर्सपेक्टिव जोड़ दिया ना उसने, उसको रिप्लेस तो किया नहीं, तोड़ा तो है नहीं, तो वो पुराना भी थोड़ा बहुत मान रहा है और नया भी इसके अंदर जोड़ देता है। तो बस वही चीज है जो वाली जो बंदा बनाई थी, देखो ये रही पूरी की पूरी, इसीलिए ये हमेशा ऊपर बढ़ रहा है ना कि नीचे की तरफ जा रहा है, याद रखना ये चीज। नाउ इम्पैक्ट ऑफ क्या, वेट वेट, तो कून का जो आइडिया है ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ज्योग्राफी पर। भाई दो ही इम्पैक्ट पड़ता है, या तो पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव पड़ता है। तो भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, प्रोग्रेशन ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, प्रोग्रेशन मतलब जो प्रोग्रेस कर रही है ना, तो वो क्या चीज है जो पॉजिटिव चीज है। भाई एक तो इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी देखने को मिल रही है, ये ज्योग्राफी में हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इटसेल्फ एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन विथ इवॉल्विंग पैराडाइम। बिल्कुल इवॉल्विंग पैराडाइम को जो है ना आप लोगों का हेल्प करता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को समझने में। क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं, ब्रॉट ऑर्डर टू द क्योटिक एवोल्यूशन, बिल्कुल क्योटिक एवोल्यूशन को ऑर्डर देता है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, क्वांटिटेटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एंड पोस्ट मॉडर्न। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अपन को क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी दे रहा है। तो याद रखना इस तरीके से अपनी ज्योग्राफी प्रोग्रेस कर रही है। पहले क्या आया, क्योटिक एवोल्यूशन आया, फिर डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, क्वांटिटेटिव एंड ह्यूमनिस्टिक, फिर पोस्ट मॉडर्न। इसके बाद आया कंसेप्चुअल अवेयरनेस, थर्ड है कंसेप्चुअल अवेयरनेस, मतलब इसने शो किया कि शोज दैट चेंजेस दी ज्योग्राफी आर नॉट रैंडम, ज्योग्राफी जो कोई रैंडम नहीं है बट रिस्पॉन्स है टू द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हो रही ना, उससे आप लोगों की ज्योग्राफी बनी है, कोई रैंडम तरीके से नहीं इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजिकल रिन्यूअल, मतलब पूरी तरीके से इंस्पायर्ड डिबेट है अबाउट द मेथड, पूरे तरीके से फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन से। आपको पता होगा मैंने जियोमॉर्फोलॉजी जब बताया था तो उस टाइम पे ही बताया था कि डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होके धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के क्या आया, इंटरप्रिटेशन तक चीजें पहुंच चुकी है। तो क्वांटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नाउ पैराडाइम कंसाइजनेस, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट जो था पैराडाइम कंसाइंसेस। तो ज्योग्राफर्स नाउ एनालाइज थ्योरीज एज पैराडाइम, मतलब हार्टॉन, सफर, हावी, ये जो है ना आप लोगों के एनालाइज कर पा रहे हैं बिल्कुल पैराडाइम की। समझ में आना ये वाली बात नॉर्मली। अब नेगेटिव इंपैक्ट देख लो, नेगेटिव इंपैक्ट मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी। देखो क्वेश्चन अगर आता है तो समझ जाओ, प्रोग्रेशन इन ज्योग्राफी का मतलब ये है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी का मतलब ये है। मैंने इसको क्यों लिखा है ब्रैकेट के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस चीज को इस तरीके से लिख रहा हूं। तो मल्टी पैराडाइमेटिक क्राइसिस, पैराडाइमेटिक क्राइसिस मतलब ज्योग्राफी लैक्स अ सिंगल गाइडिंग पैराडाइम, तो टू मेनी अप्रोचेस कोएग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल पैराडाइम तो होता नहीं है, तो एक साथ कई पैराडाइम एक साथ सरवाइव कर रहे हैं। तो जो थोड़ी सी क्राइसिस आ गई है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो रहा है भाई, वेदर ज्योग्राफी इज अ साइंस। भाई अब इसकी वजह से अपन यही नहीं बता पा रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या साइंस है या सोशल साइंस है या फिर आर्ट्स है। भाई अभी भी डिबेट चल रहा है, कोई बोल रहा है भाई ये आर्ट्स है, कोई बोल रहा है साइंस है, कोई बोल रहा है सोशल साइंस है। तो भाई अगर आर्ट्स है तो फिर इसमें लॉस क्यों आ रहे हैं, है कि नहीं है, हम लोग पूरे फिजिक्स के लॉस क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर। अगर ये लॉस वाली बात है, अगर ये इसमें लॉ लगा रहे हैं तो उसको साइंस होना चाहिए, लेकिन तो फिर हम इसमें डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं, तो फिर तो आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, है कि नहीं है। फिर इसमें हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं, इसमें अपन इकोनॉमी क्यों देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है इस चीज पे। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल फ्रेगमेंटेशन। क्या थ्योरेटिकल फ्रेगमेंटेशन, क्या भाई क्वांटिटेटिव वर्सेस बिहेवियरल वर्सेस रेडिकल, इतने तरीके से फ्रेगमेंट हो रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, एपिस्टोमोलॉजिकल प्लूरलिज्म आ रहा है। एपिस्टोमोलॉजिकल मतलब क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आ रही है, क्या पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हम किस चीज पर रिसर्च करें, क्या ये ज्योग्राफी के अंदर आता है कि नहीं आता है। भाई फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और किस तरीके से करना है, इस चीज को भी हर चीज में। नाउ रिलेटिविज्म, भाई पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम जो है ना, ये क्वेश्चन करता है यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। सब्जेक्टिव टेंडेंसीज जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। पहले बोल देते थे कि भाई हवा चल रही है ठंडी होगी, लेकिन अब उनने क्या कर दिया है, इसको बोल दिया सब्जेक्टिव मैटर हो गया है ये, कि भाई इस इलाके पर कोई नॉर्मली एक रीजन है, वहां पर थोड़ी सी अलग होगी, और उसी रीजन के अंदर अगर मैं ऊंचाई पे देखूं तो अलग होता है, नीचाई पे देखूं तो अलग होता है। और अगर फिर मैंने बोला कि ऊंचाई पे भी अलग अलग देखने को मिलता है, तो मतलब हर जगह पर लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई सब्जेक्टिव टेंडेंसी आ गई है
कंपेरिजन चल रहा है कि भाई अगर ये चीज होती ये हुई, ये चीज होती ये चीज, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब रिलेटिविज्म जो हो रहा है ना, बहुत ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। समझ में है ना ये वाली बात, आ गई ना। नाउ एग्जाम के अंदर एक लाइन जरूर लिखाना कि जो कून का जो रेवोल्यूशन है ना, उसने प्रोग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों को ही क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, ज्योग्राफी एडवांस्ड इन द डेप्थ बट लूज इट्स यूनिटी। क्या हुआ, ज्योग्राफी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इस टाइम के साथ साथ, उसमें डेप्थ तो बढ़ती जा रही है, आप लोग रिसर्च अच्छा करते जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है यूनिटी को लूज कर गई। यूनिटी को प्रॉब्लम अपने लिए तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी अपन लोग उतना ज्यादा समझ पाएंगे, है कि नहीं। अब देखो ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी अपना चल रहा है अपना जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है, बायो ज्योग्राफी। फिर आप ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आओगे तो आप लोग सीधा सीधा जाओगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं भाई। तो इसका मतलब यूनिटी को लूज करता जा रहा है, लेकिन ज्योग्राफी जो हो रहा है ना डेप्थ में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो नॉर्मली तीन छोटे से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हो नॉर्मली। तो देखो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ओल्ड आइडिया जो है वो रिप्लेस होते हैं, है कि नहीं है। दूसरा, ये हेल्प कर रहा है यंगर ज्योग्राफर को न्यू थ्योरीज को बिल्ड करने में। फिर ये इंकरेज कर रहा है मल्टीपल अप्रोचेस को ज्योग्राफी के अंदर। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, ये अलाउ कर रहा है अनटेस्टेड और वीक आइडियाज टू एंटर। अब क्या हुआ, अब लोग आपने ये तो बोल दिया कि भाई क्वेश्चन उठाओ, फिर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन उठा ला है, ना टेस्टेड किया ना किया गया, और ना बोल दिया कि नहीं बस ये चीज आप देख लो कि इस पर सोचना चालू कर दो, तो भाई बहुत वीक आइडिया वगैरह भी इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। समटाइम प्रोमोटेड द पुअरली क्वालिफाइड बट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब क्या होगा, कुछ टाइम पे क्या होता है कि भाई मान लो ग्रुप आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, और क्या हुआ, क्वालिफाइड नहीं है एक ग्रुप जो है, वो क्वालिफाइड नहीं है, बट ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के ना आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडुटेक पे ही एग्जांपल देख लो, तो आज के टाइम पे कई यूट्यूब चैनल होंगे या कई एडुटेक बिजनेसेस होंगे जिसके अंदर टीचर्स तो बहुत बुरे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, टीचर्स बहुत बुरे हैं, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, तो बहुत आगे बढ़ गए और काफी लोगों को कुछ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं ये। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या हो रहा है, आप लोगों का कुछ ऑर्गेनाइज ग्रुप है ना, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पुअरली क्वालिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकरेज्ड डिवीजन इन ज्योग्राफी रेदर देन यूनिटी। क्या हो रहा है आप लोगों का, ज्योग्राफी के अंदर बिल्कुल आप लोगों की डाइवर्सिटी को, डिवीजन को क्या कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, यूनिटी को नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई लोग बोल रहे हैं भाई जितना ज्यादा हटके सोचना है सोचो, जितना ज्यादा हटके सोचना है सोच लो, तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में है ना ये वाली बात। तो इसका मतलब अब ये तो चीज हो गई, क्या चीज हो गई, अपन लोगों को दो मेन चीजें कराती है, पूछा जाता है प्रोग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी, तो आप लिख के आ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कून के पैराडाइम की क्रिटिसिज्म क्या है, अभी तो कून ने क्या किया, दोनों चीज में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, इंपैक्ट ज्योग्राफी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, तो जो कून ने वो तो किया, ये तो कोई चीज गलत नहीं है, जो चीज अच्छी थी, लेकिन अब कून के पैराडाइम को भी क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। क्यों, सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है, जो अभी मैंने जितनी भी बात की वो फिलोसॉफिकल ही थी ना, तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फॉर इवोल्यूटिंग पैराडाइम को क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, ओवर एम्फसाइज कर रहा है डिसकंटिन्यूटी को, इग्नोर कर रहा है क्युमुलेटिव नॉलेज को, है ना, लेस एप्लीकेबल है सोशल साइंस में, जहां पर पैराडाइम जो है को एग्जिस्ट करे, है कि नहीं है। इन ज्योग्राफी चेंजेस इज ऑफन इवोल्यूशनरी रेदर देन द रिवोल्यूशनरी, ग्रेजुअल सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू की बात हो रही है। नाउ कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो कून कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट प्रोवाइड्स ए रैंडमिक, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, अपन लास्ट पे आ गए इसीलिए मैं बोल रहा था, रैंडमिक बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, जुबान फिसल जाती है। नाउ कंक्लूजन देखो, आप लोग एग्जाम के अंदर सीधा सीधा देखो, नॉर्मली वहाँ पर कंक्लूजन तो लोगों को याद नहीं आता, तो देखो पहला कंक्लूजन ये है मेरा, एक जो मैंने खुद हैंड रिटन लिखा था, कून थ्योरी गिव्स अ हेल्पफुल वे टू अंडरस्टैंड
how geography has changed its thinking over the time from being descriptive to the scientific, and how to pluralistic each shift was paradigm change. Today, geography allow different method, but Kuhn idea still help explain how and why idea rise or fall. ये बिल्कुल इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो. ये क्या है, ये वाला जो कंक्लूजन है ना, मैं देखो सीधी बात बताऊं, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, यही वाले से हेल्प से मैंने, ठीक है. ये अब आप सोच रहे होगी अरे सर इतना भाई मैं बता देता हूँ, मैं सब कुछ अपने हाथ से करता हूँ, बुक से पढ़ के करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था आइडिया कि क्या कंक्लूड करूँ. ये उसमें इस वाले में थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, इसीलिए मैंने ये क्या किया, चैट जीपीटी से लिखवा लिया. Kuhn concept of paradigm shift provide a dynamic model for understanding the intellectual evolution of geography. It shows that every crisis in the discipline has been both a challenge and a renewal, symbolizing the geography transition from earth description to the spatial interpretation. समझ में आने वाली बात. जो लोग सीधी बात है, जो रटना ज़्यादा पसंद करते हैं वो ये लिख के आ सकते हैं, जो समझना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं वो ये लिख के आ सकते हैं. समझ में आने वाली बात. भाई मेरी आदत है, अगर मैंने कहीं से कोई चीज़ ली है तो मैं बता देता हूँ. ये सब कुछ तो मैं पूरा रिसर्च करके मैं अपने नोट से जो 11 साल की मेहनत है उससे कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कंक्लूजन है मैंने पूरा चैट जीपीटी से लिया हुआ है. समझ में आने वाली बात. अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोग ये कैसे पहचानोगे कि इसमें मेरे को कून फ्रेमवर्क से रिलेटेड मेरे को आंसर्स लिखने हैं, है कि नहीं. सबसे आइडेंटिटी कंफ्यूजन होता है ना एग्जाम के अंदर. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, आगे एक मिनट, हाँ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हैज लेड बोथ प्रोग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन इन ज्योग्राफी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अब बताओ आप क्या, आप कोई भी आइडिया लगा सकता है, कोई इंसान नहीं लगा सकता ना. तो इसका मतलब प्रोग्रेशन में मतलब पॉजिटिव चीज लिखनी है, और क्या यूज करना है आप लोगों को, कून का फ्रेमवर्क क्या आर्ग्यू करने हैं आप लोगों को. जैसे प्रोग्रेशन में क्या करोगे, ईच पैराडाइम एक्सप्लेन स्कोप फ्रॉम अर्थ डिस्क्रिप्शन से लेके स्पेशल एनालिसिस से लेके ह्यूमन मीनिंग तक आ गया. ऐसी फ्रेगमेंटेशन में नो सिंगल पैराडाइम लीड्स टू द प्लूरलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस. तो इस तरीके की चीजें आप यूज करके आ सकते हो. देखो है कि नहीं, नॉर्मली अलग अलग, अगर आपसे पूछ लिया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में तो भी आप लोगों को यही चीज के बारे में लिखनी है, प्रोग्रेशन लिखना है तो यही, फ्रेगमेंटेशन लिखना है यही, पैराडाइम शिफ्ट लिखना है तो यही चीजें आप लोगों को लिखनी है. अपने नोट्स में लिख लेना जिससे आप लोगों को याद रहे कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैं लिख के आऊंगा, है कि नहीं है. तो तभी तो आप लोग जब पीवाई के देखो ना, आप बोला अरे सर कौन सा आइडिया तो आया ही नहीं, लेकिन यही तो कौन सा आइडिया है, आई ना समझ में. तो ये चीज आप लोगों को करके आनी है. कीवर्ड जो है एग्जाम के अंदर आप लोगों को हाईलाइट कौन कौन से करने हैं याद रखना. देखो पहला है पैराडाइम, है ना, पैराडाइम मतलब फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मल साइंस. फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, अनोमलीज का वर्ड यूज करना, क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिन, मल्टी पैराडाइमिक स्टेजेस, प्रोग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, आइडेंटिटी ऑफ ज्योग्राफी, ये समझने के लिए भी और वो भी है. एपिस्टोमोलॉजिकल प्लूरलिज्म, देखो मेरे को पहले तो इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था, मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों को, मैंने ये गूगल सर्च किया, इसीलिए ये समझ लो एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है. भाई सीधी सीधी बात है, ये एक फिलोसॉफिकल स्टडी है किसकी, नॉलेज की, जो कि फोकस कर रहा है किस पर, कि क्या हम लोगों को पता है, कैसे हम लोगों को पता कि हमने ये कैसे पता किया, और जो है लिमिट क्या हो रही है, लिमिट कर रहे हैं कि हम लोग क्या जान सकते हैं, है कि नहीं. मतलब व्हाट वी नो, हाउ वी नो एंड हाउ वी नो इट एंड द लिमिट्स ऑफ व्हाट वी कैन नो, मतलब क्या जान सकते हैं उसकी लिमिट्स. इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजिकल, है कि नहीं, एपिस्टोमोलॉजी. तो एपिस्टोमोलॉजिकल प्लूरलिज्म क्या हो गया, बिल्कुल इतना ही, तो वही तो चीज हो गई आप लोगों की, है कि नहीं. कितना कितना आप लोगों को जानना है, क्या जानना है, कितना क्या किसके बारे में जानना है, वो कैसे जानना है, मतलब क्या जानना है, कैसे जानना है, और कितना हम जान सकते हैं, लिमिट्स कितनी लग जाएगी. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और वर्ड आ जाएगा पैराडाइम शिफ्ट. समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना. अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना. आप लोगों का इतने से आप लोगों का आंसर तैयार हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे. तो होमवर्क क्या है, ये होमवर्क करना, ये क्वेश्चन जो है जो पीवाईक्यू में आ चुका है ये वाला, ठीक है. और ये वाले जो क्वेश्चन है पैराडाइम वाले ये आप आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है. ये मैंने खुद बना दिए हैं, तो आप लोग लिखना है. अब मैंने 2 दिन नहीं लिखा था ना होमवर्क में, तो प्लीज़ ये चीज़ कर लेना और ट्राई करना कि फ्लो चार्ट बनाओ. वैसे तो मैंने बना दिए थे इसके अंदर फ्लो चार्ट, और ट्राई करो उन फ्लो चार्ट को क्या करो, इस तरीके से बनाना चालू करो, है कि नहीं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में आए. और नहीं आ रहा है तो मुझे अपने डाउट्स अपने पूछ सकते हो. नेक्स्ट जो होगा आप लोगों का
जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है एरियल डिफरेंशिएशन। हाँ, क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करवाने वाला हूँ। समझ में आए ना ये वाली बात? तो अगर आप लोगों को 1% भी ये लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मेरे पुराने वाले जितने भी वीडियोस आप लोग चाहो तो पूरे के पूरी सीरीज देख सकते हो। मैं पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड और पूरा का पूरा फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।